डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको काउजेटिव वर्ब्स पार्ट 20 पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं आपको काउजेटिव वर्ब्स के सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। मेरे चैनल का नाम एकलव्य कुशवाहा है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा मनोबल हमेशा बढ़ा हुआ रहे और आपके लिए मैं अधिक से अधिक मेहनत करके अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहूं। काउजेटिव सेंटेंसेस के अनुवाद के दो महत्वपूर्ण नियम, आप इन दो नियमों को हमेशा याद रखें। नंबर 1, जब वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात जब कोई कर्ता क्रिया करने में स्वयं भी भाग लेता है, खुद भी भाग लेता है, तो मेक या काउज का प्रयोग किया जाता है। हमेशा आप इस बात को याद रखें, जब वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, हम उसी अवस्था में, हम उसी स्थिति में, हम उसी हालत में मेक या काउज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा मेक या काउज का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 2, जब वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात जब कोई कर्ता क्रिया करने में स्वयं भाग नहीं लेता है, तो हैव या गेट का प्रयोग किया जाता है। आप इस बात को भी हमेशा याद रखें, जब वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, तो हम केवल हैव या गेट काउजेटिव वर्ब का यूज करेंगे। हम इस अवस्था में मेक या काउज का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है या अदर वर्ड्स रहता है, और इस फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर में भी दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर में हम काउज का प्रयोग करते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर में हम मेक का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग काउज का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद काउज आता है, और काउज के बाद पहला पहला ऑब्जेक्ट आता है। और जब हम काउज का प्रयोग करते हैं तो पहला पहला ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद टू आता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड्स आता है। दूसरे स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेक वर्ब आता है, उसके बाद पहला पहला ऑब्जेक्ट आता है। और जब हम मेक वर्ब का प्रयोग करते हैं तो पहला पहला ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है लेकिन बिना टू का आता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड्स आता है। हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर में एक बात को हमेशा याद रखें कि इसमें हिंदी के वाक्यों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होगा, हम उसी अवस्था में काउज या मेक काउजेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम काउज या मेक काउजेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के लिए 3 शर्तें हम लोगों ने पढ़ी थी, उसको एक बार हम लोग दोबारा से देख लें। नंबर 1, वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो। नंबर 2, वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग तभी होता है जब कर्ता क्रिया करने में स्वयं भाग लेता है। नंबर 3, वाक्य में एक कर्म के साथ को का चिन्ह लगा हुआ रहता है या छिपा हुआ रहता है, अर्थात एक कर्म ऐसा रहता है जो क्रिया में किसको या क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। आप जब भी काउजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर का प्रयोग करें तो आप 3 बातें हमेशा याद रखें, और जो 2 महत्वपूर्ण नियम हैं उसको भी याद रखें। 2 महत्वपूर्ण नियम के साथ साथ ये 3 शर्तें भी हमेशा याद रखें। आपको काउजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर कोई भी अनुवाद करने में कभी भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, आप किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ेंगे। अब हम लोग सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो
या अदर वर्ड्स हो, तो हम पहले ही की तरह इसका अनुवाद करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद गेट रखेंगे, उसके बाद पहला पहला ऑब्जेक्ट रखेंगे, और जब हम गेट का प्रयोग करेंगे तो पहला पहला ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन टू सहित करेंगे। और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट रखेंगे या अदर वर्ड्स रखेंगे। जब हम लोग गेट कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, उस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और गेट के जगह पर हैव कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे, और हैव के बाद पहला पहला ऑब्जेक्ट रखेंगे, और पहला पहला ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू का रखेंगे। और जब हम लोग गेट के जगह पर हैव कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पहला पहला ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू का करेंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट रखेंगे या अदर वर्ड्स रखेंगे। यहाँ हम याद रखेंगे कि गेट और हैव का प्रयोग हम उसी अवस्था में करते हैं जब वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ रहता है। यदि वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है तो हम लोग वहां गेट या हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग याद रखें कि जब वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, हम उसी अवस्था में गेट या हैव का प्रयोग करेंगे। और इस स्थिति में भी दो स्थितियां हो जाती हैं। जब वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है तो दो स्थितियां होती हैं। उसमें से पहली स्थिति में हम वाक्य का अनुवाद सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर से करते हैं। तो सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के लिए तीन शर्तें आप हमेशा याद रखें। नंबर 1, जब वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो। नंबर 2, वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग तभी होता है, उसी स्थिति में होता है, उसी हालत में होता है जब कर्ता क्रिया करने में स्वयं भाग नहीं लेता है, जब कर्ता क्रिया करने में खुद भाग नहीं लेता है। नंबर 3, वाक्य में एक कर्म के साथ से या के द्वारा का चिन्ह लगा हुआ रहता है। से या के द्वारा का कारक की विभक्ति लगी हुई रहती है, अर्थात एक कर्म ऐसा रहता है जो क्रिया में किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। यहाँ आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखें कि हिंदी के वाक्यों में जिस ऑब्जेक्ट के साथ, जिस कर्म के साथ से की विभक्ति लगी हुई हो या के द्वारा की विभक्ति लगी हुई हो, उसी ऑब्जेक्ट को, उसी कर्म को हम अंग्रेजी के वाक्यों में पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। यदि हम हिंदी के वाक्यों के उस ऑब्जेक्ट को जिसके साथ से की विभक्ति नहीं लगी हुई है या जिसके साथ के द्वारा की विभक्ति नहीं लगी हुई है, यदि ऐसे ऑब्जेक्ट को अंग्रेजी के वाक्यों में पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो फिर हम उस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में हम नहीं करेंगे, बल्कि उस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हम लोग थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के बाद एक और ऑब्जेक्ट रहे या अदर वर्ड्स रहे तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, शिक्षक लड़का से बेंच पर खड़ा करवाते हैं। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट शिक्षक के अलावा एक ऑब्जेक्ट लड़का ऐसा है जिसके साथ से का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ ऑब्जेक्ट लड़का के साथ से का चिन्ह लगा हुआ है, लड़का से। शिक्षक किससे बेंच पर खड़ा करवाते हैं? लड़का से, लड़का के द्वारा। इस से का अर्थ के द्वारा होना चाहिए। यदि इस से का अर्थ के साथ होता तो हम इस सेंटेंस का अनुवाद सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं करते, लेकिन यहाँ एक ऑब्जेक्ट लड़का है और उसके साथ से का चिन्ह लगा हुआ है और इस से का अर्थ के साथ न होकर के द्वारा है,
के माध्यम से है, की सहायता से है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। द टीचर गेट्स द बॉय टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, या द टीचर हैज द बॉय स्टैंड अप ऑन द बेंच। जब गेट का प्रयोग होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है, लेकिन उससे पहले देखिए टू लगा हुआ है, और जब हैव का रूप हैज आया है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू का आया है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नंबर 2, वह मुझसे लाइन में खड़ा करवाते हैं। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। अब हम यह कैसे निर्धारित करेंगे कि इस वाक्य का अनुवाद सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर होगा या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर होगा? तो इसके लिए हम इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट खोजेंगे जिसके साथ से का चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए, जिसका अर्थ के द्वारा होगा, या जिसका अर्थ की सहायता से होगा, या जिसका अर्थ के माध्यम से होगा। तो आइए खोजते हैं। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है वह, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है मुझसे। इसमें से का चिन्ह लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। He has me stand in the queue, या he gets me to stand in the queue। यहां मैंने दो वाक्य लिखा है इंग्लिश में। पहला में हैव का रूप हैज आया है, तो पहला ऑब्जेक्ट मी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टैंड आया है, बिना टू का आया है। लेकिन जब हम गेट का रूप गेट्स लिखते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट मी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टैंड तो आया है, लेकिन टू सहित आया है। यदि इस वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता, अर्थात यहां लिखा रहता वह मुझसे लाइन में खड़ा कराते हैं, तो आप याद रखें यह हम बोल तो लेते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन हिंदी के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। हम लोग बोलने के क्रम में काफी गलत बोल लेते हैं, सामने वाला समझ भी जाता है, लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार वह मुझसे लाइन में खड़ा कराते हैं बिल्कुल ही गलत वाक्य है। हम यदि मुझसे यानी एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें से का चिन्ह लगा हुआ हो, जिसका अर्थ के द्वारा हो, तो उसके साथ हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हम उसी अवस्था में करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट के साथ को का चिन्ह लगा हुआ हो या को का चिन्ह छिपा हुआ हो। यानी एक ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो क्रिया में किसको या क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। उसी अवस्था में हम हिंदी के वाक्यों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, वह मुझसे एक गीत गववाती है। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद या तो हम सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। हम लोग इस वाक्य का अनुवाद सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, या कैसे निर्धारित करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे और देखेंगे उसके साथ से का चिन्ह लगा हुआ है कि नहीं। यदि से का चिन्ह लगा हुआ है, या के द्वारा का चिन्ह लगा हुआ है, या की सहायता का चिन्ह लगा हुआ है, या के माध्यम का चिन्ह लगा हुआ है, यदि कोई भी विभक्ति लगा हुआ हो लेकिन उसका अर्थ के द्वारा होना चाहिए, तो हम उस सेंटेंस का अनुवाद सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं। इस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ से का चिन्ह लगा हुआ है कि नहीं। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है वह, उसके बाद इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है मुझसे, और मुझसे का अर्थ होता है मेरे द्वारा। वह मेरे द्वारा एक गीत गववाती है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। सी हैज मी सिंग ए सॉन्ग, या सी गेट्स मी टू सिंग ए सॉन्ग। जब हैव के रूप हैज का प्रयोग हुआ है तो पहला ऑब्जेक्ट मी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है बिना टू का, लेकिन जब गेट का फॉर्म गेट्स आया है तो पहला ऑब्जेक्ट मी के बाद
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आया है लेकिन टू सहित आया है। यदि इस वाक्य को हम लोग बोलते वह मुझसे एक गीत गवाती है, तो सामने वाला तो समझ जाता कि वह मुझसे गीत गवाती है, यानी मैं गीत गा रहा हूं। लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार यह वाक्य मेरा गलत हो जाता। यानी हिंदी व्याकरण के अनुसार जब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है तो उसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है या को का चिन्ह छिपा हुआ है, यानी वह ऑब्जेक्ट हमें क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसीलिए हिंदी भाषी छात्र आप लोग हमेशा याद रखें कि जब हम लोग कॉजेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इस बात का ख्याल रखें कि कब हमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए और कब हमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, मैं तुमसे किताब पढ़वाता हूं। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। लेकिन इस वाक्य में देखिए, सब्जेक्ट मैं के अलावा तुमसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ से का चिन्ह लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड टाइप स्ट्रक्चर पर न करके सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। और इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट और है, किताब। हम लोग इस सेंटेंस का अनुवाद सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैव यू रीड ए बुक या आई गेट यू टू रीड ए बुक। जब हैव का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के हुआ है। लेकिन जब गेट का प्रयोग हुआ है तो पहला ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू सहित आया है। इस बात का आप ध्यान हमेशा रखें। यदि इस वाक्य को हम लोग बोलते मैं तुमसे किताब पढ़ाता हूं, तो सामने वाला तो समझ जाता हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार यह सेंटेंस हम लोग का गलत हो जाता, क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट के साथ से का चिन्ह जोड़ते हैं जिसका अर्थ के द्वारा होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमेशा हमको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। इस वाक्य को यदि हम लोग लिखते मैं तुमसे किताब पढ़ाता हूं, तो यह सेंटेंस हम लोग का गलत हो जाता। हिंदी व्याकरण के अनुसार यदि एक ऑब्जेक्ट वाक्य में हम प्रयोग करेंगे जिसके साथ से का चिन्ह लगा हो, अर्थात जिसके साथ के द्वारा का चिन्ह लगा हुआ हो, तो उसमें हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप हिंदी में किसी से बात कर रहे हो तो आज के बाद आप इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें कि कब हमको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करना है और कब हमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करना है। इस बात को आप खूब अच्छी तरह समझने के लिए मेरा वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर कॉजेटिव वर्ब्स पार्ट 1 अवश्य ही एक बार देख लें। नंबर 5, मैं तुमसे अपने पुत्र को पढ़वाता हूं। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मैं के अलावा इसमें तुमसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ से का चिन्ह लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और इसका अनुवाद होगा आई हैव यू टीच माई सन या आई गेट यू टू टीच माई सन। जब हम लोगों ने हैव का प्रयोग किया तो पहला ऑब्जेक्ट यू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच लिखा बिना टू का, और जब हम लोगों ने गेट का प्रयोग किया तो पहला ऑब्जेक्ट यू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच तो लिखा लेकिन टू सहित लिखा। और इस वाक्य में हिंदी में हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक बात का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। हिंदी के जिस ऑब्जेक्ट के साथ से का चिन्ह लगा हुआ है उसी ऑब्जेक्ट को हम पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर 6, मैं उससे आवेदन पर हस्ताक्षर करवाता हूं। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें सब्जेक्ट मैं के अलावा
एक ऑब्जेक्ट उससे ऐसा है जिसके साथ से का चिन्ह जुड़ा हुआ है, से की विभक्ति लगी हुई है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और इसी उससे ऑब्जेक्ट को हम अंग्रेजी में फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई गेट हिम टू साइन द एप्लीकेशन या आई हैव हिम साइन द एप्लीकेशन। नंबर 7, मैं उससे उसकी योजना बदलवाता हूं। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में काउजेटिव वर्ब के सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मैं के अलावा इसमें एक ऑब्जेक्ट उससे ऐसा है जिसके साथ से की विभक्ति लगी हुई है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है और इसी उससे ऑब्जेक्ट को हम अंग्रेजी में फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई गेट हिम टू चेंज हिज प्लान या आई हैव हिम चेंज हिज प्लान।